हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पहले चैप्टर के यानी लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आए हैं, जो हर टॉपिक का आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है जो पेपर है, और जो नोट्स है ये मैम के द्वारा हमारे द्वारा चुने गए क्वेश्चन है। इसकी मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज आप लोगों को शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को बोरिंग क्लास लगेगा, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम यानी पोषण, लाइफ प्रोसेस वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अन्वेषण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। पोषण न्यूट्रिशन क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है तो पोषण कहलाता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां, पोषण की कितनी विधियां हैं? जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन, परपोषण हेटरोट्रोफ न्यूट्रिशन। पहला है स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। इसके लिए सभी पहले पेड़ पौधे रहेंगे। परपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कहते हैं। परपोषण के प्रकार, परपोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के पोषण में जीव मृत यानी मरे जंतुओं पर निर्भर या पौधों के शरीर पर अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, शरीर के सतह से घुलित कार्बन पदार्थ के रूप में अवशेषित करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। दूसरा परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव को हम परजीवी कहते हैं, और जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी या फिर होस्ट कहते हैं। जिसके ऊपर निर्भर रहता है उसे होस्ट या फिर पोषी कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा गोलक्रीम, हुकवर्म और सब है। प्राणी संपोषण तीसरा रहेगा वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या सरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करता है। उस विधि को हम ग्रहण करने की विधि को हम प्राणी संपोषण कहते हैं, और वैसे जीव जिसमें इन विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, जिसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। C6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश की यानी सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि ये अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी वर्णक पाया जाता है। चूंकि अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र यानी स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों के भीतर पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। पर्णहरित या क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही
संभव है, चूंकि क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त करते हैं, जो कि हम मनुष्य लोग वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तीसरा घटक होता है जल। पौधे अपना भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश से ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। अगर अंधेरे में होती है लाइट, यानी ग्रेना में ही लाइट वाली होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा यानी को ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जबकि सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण पर ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा ये हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। जंतुओं में पोषण। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं, जो इनके लक्षण हैं। परपोषी जंतु मित्रजीवी, परजीवी या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अमीबा, यह एक सरल प्राणी संभोजी जीव होता है। यह एक कोशिकीय तथा अन्य अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। इसका आकार कूटपादों के बने होते हैं और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके शरीर में भोजन के लिए कोई विशेष रचना नहीं बनी होती है, मुख कुछ भी नहीं बना होता है। ये अपने कूटपाद के मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। इसमें मुंह का कोई संरचना नहीं बना होता है। पैरामीशियम में देख लेते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक यानी सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो मुख गुहा कहलाता है। इसका आकार चप्पल के जैसा होता है और इसमें चलने के लिए सीलिया नामक अंगक होता है, बाल के नुमा होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, जो पाचन के लिए पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। मनुष्य का आहार नाल यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यह एक कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार यानी कि गुदा तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। देखते हैं इसके कार्य और उनकी संरचना। मुख गुहा जो होता है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मंसल होंठ यानी लिप्स होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा यानी हमारा मुख। जीभ, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मंसल रचना होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में हमारा मदद करता है। जीभ द्वारा हम अपना भोजन
उसमें सलाइवा मिला करके और उसको निकलते हैं। दांत आ गया, मुख गुहा में पाया जाता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ यानी रूट कहलाता है, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। क्राउन का बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन नेक कहलाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, आप लोग को थोड़ा ध्यान दे करना पड़ेगा। पहला होता है कृंतक या इंसीजर, दूसरा भेदक यानी कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इसका जो होता है फार्मूला 21-23 होता है। लार ग्रंथियां, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ग्रासनी क्या होता है, ग्रासनी देख लेते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगलद्र या फिर कंठ द्वार। पहले कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाती है। ग्रासनी जो होती है, जो हमारी जो गले के मुख गुहा के जो मुख के जो बाद नली होती है उसे ग्रासनी कहते हैं। अब ग्रासनी जो आ गया, ग्रासनी आ गया, ग्रासनी के बाद ग्रासनली आ गया। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनी में पहुंचता है। भोजन में के पहुंचते ही ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसे कर्मकुंचन कहते हैं। आमाशय यानी कि स्टमक, यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। आमाशय के भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह एक जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं को ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला श्लेष्मा कोशिका, दूसरा भित्तीय कोशिका, तीसरा जाइमोजिन कोशिका। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप से जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल, श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है यानी पेप्सिन एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिन के सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन प्रकार कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। श्लेष्मा का स्राव श्लेष्मा कोशिकाओं से होता है। श्लेष्मा आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। आमाशय में प्रोटीन के आंतरिक भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में अब भोजन का स्वस्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम आमाशय में छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसका आकार बेलना आकार का होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। छोटी जंतुओं यानी छोटी आंत जिस भागों में बटा होता है, छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्राहड़ी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ग्राहड़ी छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्राहड़ी में लगभग बीचों बीच का एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जोड़ने में मदद करता है। इनमें से एक नलिका अग्न्याशयी यानी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल
पित्तवाहिनी में होता है। जजनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समस्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त रस यानी कि अग्न्याशयी रस तथा आंत्र रस जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशयी तथा आंत ग्रंथियों के स्राव होता है की क्रिया को स्राव की क्रिया से ही होती है। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार करीब 1.5 किलो होता है, जो उदर गुहा में दाहिनी भाग में उपस्थित होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्रावित करता है यानी पित्त रस का स्राव करता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर नामक एक छोटी थैली द्वारा होती है। यानी पित्त का जो थैली होती है उसे हम गाल ब्लेडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, जिसका स्राव होता रहता है, जो यकृत से चिपका रहता है। पित्त गाढ़ा तथा हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, ये क्षार होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं। पित्त आमाशय में ग्राहड़ी में आए अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट करता है, उसे क्षारीय बना देता है। और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा और विखंडन तथा पैसीकरण होता है। अग्न्याशय क्या होता है? अग्न्याशय के ठीक नीचे तथा ग्राहड़ी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जो अग्न्याशय यानी पेंक्रियास कहलाता है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़ करके एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिनी बनाती है। अग्न्याशयी रस में ट्रेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार की क्रिया होती है। एमाइलेज प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजन बनाता है माल्टोज। लाइपेज प्लस एमाल्सीकृत वसा अम्ल प्लस ग्लिसरोल। आंत ग्रंथि छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव आंत्र रस द्वारा होता है। आंत्र रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया पर प्रकार है। इस प्रकार है पेप्टाइडेस प्लस पेप्टेन बनाता है एमाइनो अम्ल। लाइपेज प्लस बची हुई एमांसीकृत वसा अम्ल प्लस ग्लिसरोल। इन्वर्टेस ये सब क्रियाएं हो रही हैं। इन्वर्टेस प्लस सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज प्लस माल्टोज बनाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज प्लस लैक्टोज बनाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे निम्न प्रकार हैं। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है तथा आधा अब यह चाइल यानी कि चाइल कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई नामक अंग में होता है। बड़ी आंतनी लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। बड़ी या छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत के 2 भाग में बटा होता है, कोलन तथा मलाशय। कोलन 3 भागों में बटा होता है। ऊपरीगामी कोलन पहला है, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा है अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन यानी रेक्टम में खुलता है, जो आंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, यानी गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलान में होता है, हुए मलाशय में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। आंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित होता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर के बाहर निकल जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।